जमीन, ये पहाड़, ये दरिया, ये समंदर, ये परिंदे, ये फूल, ये कायनात सब दिखाई और फिर पूछा कि आदम, क्या तुमको दुनिया पसंद आई? आदम ने कुछ देर सोचा और कहा फरिश्तों से कि मुझे दुनिया कुछ खास पसंद नहीं आई। तो फरिश्तों ने आदम को यह कहकर जमीन पर छोड़ा कि आदम ठीक है, तोड़ दे इस दुनिया को और अपनी दुनिया खुद बना ले। ये क़ुव्वत, ये तवानाई, ये सलाहियत इंसान को जो दी गई नई दुनिया बनाने की, ये एजुकेशन की बुनियाद पर है। और हम देखते हैं कि इंसान अपने अनफस व आफाक की तमाम तर डायरेक्शंस में एजुकेशन को लेकर तमाम मनाजिल, मरासिम और मदारिस तय करता हुआ यहां तक पहुंचा है कि अब इंसान इस दुनिया से निकलकर दूसरे मरीख पर जाकर दुनिया बसाना चाहता है। कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने कि वो क्या गद्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे पाला है उस कौम ने आहोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पांव में ताजे सरेदारा। हुकूमत का तो क्या रोना कि वो एक आर्जी शय थी कि नहीं दुनिया के आईन मुसल्लम से कोई चारा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखी उनको यूरोप में तो दिल होता है सितारा। मैं रहनुमा फाउंडेशन के प्रेसिडेंट सज्जाद हाशमी को इन अशार के साथ दावत देता हूं फॉर वेलकम एड्रेस कि वो हीलागर हैं जो मजबूरियां शुमार करें। हमने चराग जलाए हैं हवाओं के होते हुए, अगरचे जोर हवाओं ने डाल रखा है, मगर चिराग ने लौ को संभाल रखा है। और शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, फराज तुम अपने हिस्से की शमा जलाते जाते। सज्जाद हाशिमी। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A very good morning to everyone. I am profoundly joyous and honored to have the opportunity to welcome everyone present over here today on the auspicious occasion of our Rahnuma Society's 3rd annual meeting. I always take pride in saying that I belong to this society because of its uniqueness, integrity, and morale it upholds. I am honored to welcome our esteemed chief guest, Dr. Nusrat Faruqi sir, Dr. Azhar Siddiqui sir, Dr. Aziz Qadri sir, Dr. Altaf Qureshi sir, Dr. Ahrar sir, Dr. Shiraz Beg sir, and Dr. Khaisar sir, and all the esteemed doctors and professionals present over here. Your presence has made this day even more special. I am thankful to everyone present here for their constant support and contribution to society's work for educational upliftment and providing financial support to poor and needy stand of minority community, without which it was just a dream. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, our executive committee team of doctors and professionals are working hard in their busy time schedule for this social cause of uplifting the educational standards. ये बात अलग है कि तुम न बदलो मगर ज़माना बदल रहा है, ये बात अलग है कि तुम न बदलो मगर ज़माना बदल रहा है, गुलाब पत्थरों पर खिल रहे हैं, चिराग आंधियों में जल रहा है। यही एक जुनू, यही एक ख्वाब हमारा है, यही एक जुनू, यही एक ख्वाब हमारा है कि हर उस घर में शमा जला दे जहां अंधेरा है। Inshallah, today's program will start with Qiraat al-Quran, followed by Society's annual report, after which our chief guest speakers will enlighten us with their fresh thoughts and ideas. Lastly, there will be felicitation of achievers in different fields and students for their success in current academic year. We believe in transparency and we are open to take any suggestions, concerns and thoughts you might have. I request everyone to please be seated till the end of program and please give us an opportunity to host you all for the delicious lunch. Now I request Dr. Jawad to please come on stage for Qiraat al-Quran. मादम सदाए कुन फयकुन। ख़वातीन व हज़रात, ये बाबरकत आज की ये मजलिस, ये मुक़द्दस मीटिंग जिस उन्वान के तहत है वो एजुकेशन है। एजुकेशन ये वो नेमत है जो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद, आदम के नक्श व निगार ठीक करने के बाद फौरन बाद जिस नेमत से नवाजा आदम को, वो एजुकेशन है। ये वो नेमत है जो फरिश्तों को भी अता नहीं की गई। ये वही नेमत है जिसने अल्लाह ने हम सब को, मुझे, आपको, यहाँ जो कोई बैठा है, अल्लाह ने नवाजा है। ये एजुकेशन ही वो नेमत है
जिसकी वजह से हमको माशरे में इज्जत और एहतराम है। हमारी ज़िंदगी में जो आसाइशें और आराम हैं, जो रौनक, जो रोशनी, जो रानाइयाँ हैं, वो एजुकेशन ही की मरहून मिन्नत हैं। कुरान हकीकी इल्म का सरचश्मा है। कुरान ये जहेज में देने का तोहफा तावीज़ों में पढ़कर बांधने के वजीफ़े महज नहीं है, न सिर्फ पढ़ पढ़ के नेकियां कमाने की किताब है, बल्कि कुरान हमारी नीयत और तरबियत, तहजीब और तज़किया, हिम्मत और हौसला, अमल और तहरीक की किताब है। कुरान की इस आयत के साथ मैं डॉक्टर जवाद को दावत देता हूँ कि वो क़िरात कुरान से आगाज़ करें। इस सूरह अनकबूत की आखिरी आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन, कि बेशक जो लोग हमारी राह में कोशिशें करते हैं, अल्लाह ताला उनके रास्तों को आसान और हमवार कर देते हैं, और बेशक अल्लाह खूबसूरती के साथ काम करने वालों के साथ है। डॉक्टर जवाद हाशमी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अंफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्ज़ वला तयम्ममुल ख़बीथ मिन्हु तुन्फ़िक़ून वलस्तुम बिआख़िज़ीहि इल्ला तुग़मिज़ू फ़ीहि वअलमू अन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। अश्शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिलफ़हशाइ वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरतन मिन्हु व फ़ज़लन वल्लाहु वासिउन अलीम। यु'तिल हिकमत मन यशाअ व मन यु'तल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। वमा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह यअलमुहु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। इन तुब्दुस्सदक़ाति फ़निअम्मा हिय व इन तुख़्फ़ूहा व तु'तूहल फ़ुक़राअ फ़हुव खैरुल लकुम व युकफ़्फ़िर अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। लैस अलैका हुदाहुम वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा वमा तुन्फ़िक़ू मिन खैरिन फलिअन्फ़ुसिकुम वमा तुन्फ़िक़ून इल्ला इब्तिग़ाअ वजहिल्लाह वमा तुन्फ़िक़ू मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। लिलफ़ुक़राइल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाहि ला यस्ततीऊन ज़रबन फ़िल अर्ज़ि यहसबुहुमुल जाहिलु अग़नियाअ मिनत तअफ़्फ़ुफ़ तारिफ़ुहुम बिसीमाहुम ला यसअलून अन्नास इल्हाफ़ा
وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Assigned to present before you Society's annual report, and I stand before you with a proud and as proud member, and it's my honor to present the report. It's not a cakewalk to have this society, especially in the times where it is very difficult for our community to grow. But the executive committee members took up the mantle and they did many consultations with some other societies. They run at very huge level, they distribute amounts at a very huge level, but still there are two things which keeps us going. The number one thing is this gathering. With all your support behind us, that is the one motivation keeps us going. And the second motivation I will present you in form of a quote which says, if I cannot be the sun. Here I, please consider, it doesn't mean I, it means all of us, the Rahnuma Millat Society. If I cannot be the sun that shines upon the earth, but certainly I can still be a lamp that can light up my street. So with that motivation, doing our bit, we have started Rahnuma Millat Education, Sports and Welfare Society and got registered by Charitable Trust of India in July 2021. And this is our third annual meeting. And so far, we have helped almost 145 students since July 2021 till date. And the last year was the most busiest one because we helped out of 145, 92 students with financial aid. And we impart this financial aid not in the form of donations but as scholarship, so that their dignity is also maintained and they deserve it. The total amount disposed in the form of checks. Sometimes if checks are not considered, we give in cash or we set up DDs, and also we impart our scholarship in the form of books for the needy students. And the total amount disposed is till today is 29,15,287. In the last year itself, till today, we have disposed 18,87,067 rupees. The total collection in the first financial year, 21-22, was 11,98,600. In 2022, I don't know what was the reason, but it dropped to 8,37,600. लेकिन जो ड्रॉप हुआ था उसी बाउंस से वो वापस आया. In 23-24 we collected with your generous donations 16,35,600, out of which 2,20,100 rupees were in the form of Atiya and rest 14,15,500 were in the form of Zakat. So total collection till date is 37,71,800 and total amount dispersed till today is 29,15,287. And the balance amount with the society is almost 8,17,513. And we all know the new UG results are declared yesterday, and we are having counseling. And when we considered to whom we should impart our scholarship, it came to our mind it should be basically medical students. But with consultation of seniors, our mentors, then we thought we should extend our horizons and do not limit ourselves to the medical education. And so we impart our scholarship to MBBS, BDS, BMS, BHMS, BCS courses, BCA, BSc, nursing, imaging, optometry, M.Pharm, B.Pharm, D.Pharm. Some 11 of BE students we also considered, BTech students, diploma in engineering, physiotherapy, one candidate who is pursuing UPSC education and MBA.
OT technician, biomedical courses, and also journalism. So we have widened our horizon and we helped all these people. But running a society and giving scholarship, it's not a cakewalk, because sometimes we have to bite the bullet and we have to deny few students because they does not fit in our eligibility criteria. Some of those students are considered, they consider our lacunae or limitations, but some create nuisance. Yes, we have to face nuisance. Somebody blackmailed us. Somebody said we will arrange a protest against you and we'll get your scholarship by hook or by crook. But with support of few of our seniors, we have to nip the nuisance in the bud. Until now, we are going well. Another milestone in our society's journey is recently we have been approved that income tax exemption for the donors under ATG. So whosoever donate us online and want to get tax exemption, they should present their the report, the transaction details of their donations. Number 2, the PAN card, so that we can issue the same thing, the same certificate at higher level. So that can be considered. Now, giving a small scholarship, because we have gone through many different societies, they give the huge amount. But what we are doing is bringing a tangible difference in students' life. So we have one of the testimonial of our beneficiaries. Can somebody play the video? दाग इतराए हुए फिरते हैं आज, शायद उनकी आबरू होने लगी। साहब, ये मुझे मालूम नहीं कि मैं इस तारीफ के काबिल हूँ या नहीं हूँ। मैं एक आदमा सा बंदा हूँ, छोटी सी प्रैक्टिस है, कोशिश करता हूँ कि अच्छा हो। आज मुझे ये हाँ, और एक बात कहना है कि सैफ, यू आर स्पीकिंग सच अ फ्लावरी लैंग्वेज विद सच अ गुड कमांड। सब लोग तो आपके सामने फीके लगने वाले हैं। मुझे लगता है कि मैं आपका कह सकूंगा या नहीं कह सकूंगा। तो आज का टॉपिक है बियॉन्ड मेडिसिन, मुस्लिम मेडिकल प्रोफेशनल्स एज कैटलिस्ट फॉर कम्युनिटी ग्रोथ। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको और 2 मेहमानों से वाकिफ कराना चाहता हूँ। डॉक्टर मतीन साहब, हेड ऑफ पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट एट हैदराबाद, ही इज ऑल्सो विद अस। डॉक्टर अयाज साहब, ही इज ऑल्सो फ्रॉम हैदराबाद, इज कम हियर। और वो बच्चा जो है उनके बाजू में बैठा है, जस्ट जॉइन रेडियोलॉजी अंडर द एजेस ऑफ डॉक्टर मतीन साहब। तो स्टेज पे डाइस पे बैठे हुए मतीन सर, एहरार साहब, खैसुल सर, अजहर सर, अजीज सर, अल्ताफ साहब, बेग साहब और मेरे फ्रेंड्स। बियॉन्ड मेडिसिन डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं, यानी ट्रीटमेंट इज वन पार्ट ऑफ इट। आप ओपीडी में बैठ के ट्रीटमेंट करते हो, मेडिसिन देते हो, दैट्स ओके। उसके अलावा भी आप बहुत कुछ कर सकते हो टू अपलिफ्ट द कम्युनिटी। One is you can do islah, you can do dawa, you can do charity. That is one part of it. The second is you can go in for mentoring professionals, या mentoring other people. उनके घरेलू प्रॉब्लम्स रहते थोड़े बहुत, उसको आप वो भी सॉल्व कर सकते when they come to you. Secondly, bridging healthcare disparities. Medical professionals play a pivotal role in bridging healthcare disparities. Their commitment to community center service ensures that undeserved populations receive quality care. Here's how they make a difference. They take clinics and health camps. They volunteer at clinics and organize health camps, providing essential services to those who lack access to medical services. Then they advocate equitable healthcare services. If the poor patient comes to them or a rich person comes to them, the care is the same. They will not differentiate between either. Then cultural competence. They understand the cultural nuances, ensuring respectful and patient-centered care for diverse populations. Now, lot has been said about education. और मुझे लगता है कि education is the most important thing as of today.
Being educated and having an education are totally two different things. डिग्री लेके भी जाहिल रहता आदमी, कर लिया डिग्री, BSc जो भी है डिग्री किया, फिर भी जाहिल रहता. Having an education, it broadens your mind and makes you to think rationally. That is very important. So health literacy, यानी doctors raise awareness about health issues, emphasizing preventive measures, workshops, webinars, and community dialogues which empower individuals to take care of their well-being. Now, something more about education is that you will see throughout the history that humankind has always been divided into two groups. One always wants domination above the other. There is no other way. They form societies and have an overwhelming will to dominate and build civilization. That's the perpetual natural life cycle of humankind. The throne of domination is never vacant. If you don't strive for it, the other way. And whoever builds civilization sits on that throne. Indeed, the rise and fall of nations is due to its moral state, whether it is in health or in degeneration. It is evident from the history and archaeological evidence. Nevertheless, the rise and fall is intertwined inseparably with the state of education and technology too. If one betters the other, it degenerates. That's the rule. The two, rather than being shunned, should be held together by striking the right balance between them, education and technology. This above point is very evident in the rise and fall of Muslims from the Abbasid Caliphate, from the 7th up to the 13th century. The golden age of secular disciplines, science and technology, which set the stage for the modern science and technology. In the same period, Muslim society by and large followed the basic principles of Islam and maintained high levels of morality. The very nature of the teachings of Quran was such that it encouraged its readers to think, research and innovate. It engendered education and creativity. That is why it ushered in study, research and progress in various worldly knowledge disciplines. Medicine acquired a special place. You must be knowing of one scientist called as Abu Ali Sina. He is called as Avicenna in Western literature. The Western literature cites it as the Dark Ages, but actually it was the Golden Age for those people at that time. He did seminal work in diagnosis and treatment of diseases, which he put down in his book as Al-Qanun, and which is referred to as Al-Canon in the English literature. It went through 17 editions in various languages and was taught as the basic book of medicine there. Hospitals, as they are in the medicine in the modern form now, were first built by Muslims, and they were fully fledged, fully staffed and well administered. These hospitals were the first medical teaching institutions too, which went on to become the first medical colleges, and thus they laid the base for the modern medical education system. Now the political decline of Muslims parallels their decline in secular education that happened around the 17th to 18th century. Education institutions were restricted to religious teachings only, and education of other disciplines like maths, physics, medicine, astronomy, biology went out of vogue. While the Muslims distanced themselves from their own exploits of knowledge, that means they distanced themselves from what they had been taught, what the education was. So the Europe gained it from them. They distanced it from themselves. Europe gained it from them, developed on it, and reached heights of success around the 18th century, which brought about industrial revolution, making them rulers of the world. So that is why having an education is a very important thing. Today morning itself we were discussing how education is important. Building schools, building medical colleges is very necessary. But apart from this, you have to build schools, good schools yourselves. Don't wait for politicians to do it. You do that, it has an economic impact as well. You bring in modern technology, it helps the society. You give jobs to a lot of people, and it creates goodwill among the people too. Acquiring ilm nafi is a farz kifaya for all of us. If some acquire it, the rest are absorbed. But if none becomes an expert, then all are held responsible.
So try to become an expert in every field. Mashallah, we are getting a consultant in every field now, except for endocrinology. I believe somebody will come soon. Now, ilm-e-nafi is beneficial knowledge. Some might argue that making of wine is also beneficial knowledge. You make wine, you sell and you earn money. But then there's a differentiation. You have to know the difference between halal and haram. What is haram should not be acquired. What is halal should be acquired. Then health literacy is over. Then we go on to the economic impact. Entrepreneurship. Some establish private practices, clinics, or healthcare startups, creating jobs and stimulating local economies. Investment in the infrastructure. Muslim doctors invest in medical infrastructure, improving healthcare facilities in undeserved areas. Compassion and resilience. They exemplify compassion and resilience, humanitarian efforts during crisis. Like for example, when there was a catastrophe in Uttarakhand, many of our doctors had gone there to help. Emotional support, like I told you before, and strengthening community bonds. In conclusion, Muslim medical professionals, not merely practitioners of medicine, they are architects of the community well-being. Their impact transcends clinical walls, touching lives through education, advocacy, and compassion. As we celebrate their contributions, let us recognize that their healing touch extends far beyond individual patients. It uplifts entire communities. Thank you. Thank you very much, Dr. Syed Barsad, for all the praising words. जो qualities नहीं है मेरे में वो colleges आ जाएं. Dr. Shahnawaz told me the topic, work-life balance. I did not know about the topic. I thought एक महीना है, बढ़ के एक महीने से बढ़ के है तो कोई problem नहीं है, मैं कर लूँगा. I started searching on Google. I'll tell you. Before my speech, I would like to introduce one of the book written by Mufti Saab for the doctors, medical jurisprudence. Next slide. This is the book Islamic Guidance on Contemporary Medical Issues. Next slide. Rafiq Khasmi, edited by Maulana, he is Alim, Dr. Habib Haris, he is MD Radiology and he is Alim also, and he is consultant to Omega Cancer Hospital, Hyderabad. So this is the English translation of, next slide, of this book, Jadid Tibbi Masail. There's English translation of this book. So this book is on display and is available here. Whatever the money is coming out of the sale of this book is going to, next slide. These are the topics, contents of this. It's worth reading. It's worth reading for everybody. Next slide. See how to buy this. It is available here. The money will be donated to Kafal Iman Madrasa of the author Mufti Abu Bakr Sahab. It is available here also, and it is available with me. My number is there, and my manager, Mr. Naveed, also can post you that book to you if you send address. You can message me, I'll send you the book. Thank you, Jazakallah. Next. So our work-life balance. Incidentally, the 5th of July was Workaholic Day. This is being celebrated all over the world. Incidentally, it was National Workaholic Day on 5th of July 2024. So work and the person who's doing the work, they have become one. They have become one all over the world. And you know what are the problems going on with the people who are totally involved in their work, particularly IT people. Next. So this is round the clock work, round the clock, 18 hours plus. Next. So this is pura ulta chal raha hai. Work-life balance is just reverse. Next. So what I was telling you, that day I started searching it. Work-life balance. This is Google search. You see a number of articles came at the first search.
2.78 crores, 27.8 crore articles Google has searched in 0.67 seconds. 10 दिन तक मैं खाली चक्कर में फिरता रह के आखिर इतने आर्टिकल्स क्यों हैं, काफी टाइम इसके पीछे लगा. How to improve your work balance. Next slide. What is work-life balance? Healthy work-life balance refers to maintaining a harmonious relationship between your work and personal life. It involves consciously managing your time and energy to meet both professional and personal commitments while prioritizing self-care and well-being. Next. So, what is considered good work-life balance? A good work-life balance incorporates healthy work life and a healthy personal life. The definition is simple, yet working professionals everywhere struggle to define it for themselves, let alone achieve it. Those in pursuit find a complicated landscape with millions of articles and claims to getting there to balance the work and life. Next. So this is why this term of work-life balance has come. Because the moment they started ascending in the corporates and becoming entrepreneurs, CEOs of many big companies, and they are sacrificing the major part of their life for the work, and they are staring at the family. There is hardly any time for them to meet their own family. So from there, the work-life balance term has been coined in the corporates. Next. So importance of work-life balance. Work plays a significant part in all our lives. Our earnings ensure that the lights stay on, there is food on the table, and the rainy day pot is full. With the looming cost of living crisis and energy bills playing on everyone's minds, no one is underplaying the importance of earning enough to make a living. It just makes achieving work-life balance that little bit there. Next. Achieving work-life balance can be challenging due to unrealistic demands, lack of control, unsupportive relationship, insufficient resources, unhelpful attitudes, lack of skills, and high stress levels. Remember that it's an ongoing process, and addressing these challenges can help create a more sustainable balance. Next. So these are the problems. There are challenges why the work-life balance is not that easy to balance it. One is, it is subjective. It is different for me, it is different for every one of us. Every one of us. The same cannot be implemented to all of us. So it is subjective. Number two, it's ever changing. When I am a postgraduate, my preferences are different. When I am a practicing doctor, my preferences are different. When I am unmarried, my preferences are different. When I am married and children, the preferences are different. So it's ever changing. It cannot be a balance every time the same. And it's not measurable. Surprisingly, it is not measurable. So, एक दिन मैं क्लिनिक खोला तो मेरे को मैं अगर 100 पेशेंट देखा, अगर 10,000 मेरे को कमाई आ गई, तो फिर आसानी से मेजरेबल हो गया कि भाई एक दिन की क्लिनिक है तो 10,000 हो गए, मिल गया मेरे को 10,000. अगर वो दिन क्लिनिक बंद करके मैं बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारा तो सारा दिन गुजर गया, लेकिन उसके बाद बच्चों के साथ आउटिंग भी हुई, पिकनिक भी हुआ, वापस आया तो कोई भी मेजर नहीं हुआ है. क्या हुआ, नहीं रहता तो क्या फर्क पड़ता था, नहीं होता था. आप मेजर ही नहीं, इट इज टैंजिबल, यू जस्ट कैन नॉट मेजर इट, बट यू हैव डन ए लॉट. You have done a lot. You never knew, but you cannot measure it. 10,000 से कंपेरिजन करने में वो ज्यादा अच्छा है कि 10,000 क्लिनिक में बैठ जाओ तो 10,000 शाम तक आ जाएंगे जेब में. So it is not measurable. Our attitude towards works also. बहुत से लोग तो जबरदस्ती काम करते हैं, बहुत से लोग इंटरेस्ट से काम करते हैं. It all depends. कौन कितनी इंटरेस्ट से काम कर रहा है, कौन कितनी इंटरेस्ट से टाइम दे रहा है. अपनी क्लिनिक है तो अलग बात है, हॉस्पिटल अपना है तो अलग बात है, दूसरों का हॉस्पिटल है, कॉर्पोरेट है तो अलग बात है. मैं डॉक्टर्स के लिए बोल रहा हूं. उसी तरीके से अपनी कंपनी है तो अलग बात है, कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं तो अलग बात है. सो आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्क, द रियलिटी ऑलवेज विंस. आप जा रहे हैं हॉस्पिटल को, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, दैट डे गॉन, आप कुछ भी नहीं कर सकते. So that is the reason, these are the 5 challenges that makes life and work balance is not very easy. Next. There is, now I'll tell you what West say about the balance. This is the 4 burners theory. 4 चूल्हे हैं
गैस के कनेक्शंस हैं। अगर आपको बंद करना है तो चूल्हे को बंद कर देना। अगर आप चारों ऑन करेंगे तो गैस जो आ रही है इक्वली जल रहे हैं। ये एक फैमिली है, एक हेल्थ है, एक फ्रेंड्स है और एक वर्क है। ये 4 बर्नर्स थ्योरी है। नेक्स्ट, ये 4 बर्नर्स थ्योरी है। आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो गैस आ रही है, वो इक्वल देख रहे हैं आप इसके अंदर। वर्क के भी इक्वल है, फ्रेंड्स भी, हेल्थ भी, फैमिली भी। नेक्स्ट, अब आप एक अगर बढ़ा दिए तो दूसरा कम होने वाला है। एक को अगर बढ़ा दिए तो दूसरे को कम करने से बढ़ेगा। ये 3 अगर कम करे तो वर्क बढ़ गया। नेक्स्ट, ये देखिए वही लास्ट टाइम का है, 3 आधे हो गए तो वर्क डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। नेक्स्ट, अगर आप जस्ट तीनों को अगर बंद कर दिए तो वर्क फुल वर्क। नेक्स्ट, आगे ये दोनों को बंद कर दिए। किसको बंद कर दिए? एक फ्रेंड्स को बंद कर दिए, दूसरे हेल्थ को, अपनी हेल्थ को भी नहीं देखे, फैमिली को आप टाइम दे रहे हैं और वर्क को दे रहे हैं। तो ये 2 चूल्हे जल रहे हैं, 2 चूल्हे बंद हो गए। नेक्स्ट, this is the person who says the success is more than 100 hours per week. He doesn't have time for family, he doesn't have time for the health, and he doesn't have family for the friends. He works more than 100. He is the person who want to go on to Mars. You know, Elon Musk. Next. So अब ये जो आप बैलेंस करना है, ये 4 चूल्हों को बैलेंस करना है। आप कैसे बैलेंस करेंगे? नेक्स्ट, no major success if you are giving equal time to 4. This theory says, I am not telling. This theory says, if you are giving equal amount of burning for the 4 stoves, then no success. That's what they say. Every choice has a cost. That is correct. Next. So defining work-life balance. Today, work-life balance has shifted to incorporate both the issues and strategies aimed at effective time management for employees. It has also expanded to include burnout prevention and stress management. Next. Imagine a second concept. Imagine life is a game in which you are juggling with 5 balls. The balls are called work, family, health, friends, and integrity. And you are keeping all of them in the air. But one day you finally come to understand that work is a rubber ball. Work is a rubber ball. If you drop it, it will bounce back. The other 4 balls, family, health, friends, integrity, are made of glass. If you drop one of these, it will be irrevocably scuffed, nicked, perhaps even shattered. Next slide. ये 5 balls है। ऊपर का जो वर्क है वो रबर है, बाकी 4 जो है वो ग्लास बॉल्स है। स्पिरिट, फ्रेंड्स, फैमिली, हेल्थ। 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, वॉट एवर इट इज। वो ओनली वर्क इज रबर, रेस्ट ऑल इज ग्लास। नेक्स्ट, वीडियो चल सकता है? वीडियो चलता है? yes, yeah, this is, he is juggling with balls. वो लाइट पे reflecting yours. When you see in the light, it forms a pattern. It forms a pattern. Means all 5 balls, they are not separate, they are all interconnected. They are all interconnected. फैमिली को अलग करते हैं, हेल्थ को अलग करके, अपने रिलीजियस लाइफ को अलग करके, आपके वर्क को अलग करे, ये सारे अलग करे तो बैलेंस नहीं होता. दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड. नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, वीडियो. See this ball is coming back. और rest all are glass balls. अगर आप उसको नीचे फेंक देंगे, अनजान हो जाएंगे, वो तो टूट जाएंगे. This is one concept. Next. Change करो. Next. So the evolution toward work-life integration. There is another concept. You integrate work and life. Work and life. Many professionals are calling for work-life integration in lieu of work-life balance. They argue that by removing the boundaries separating from work and life, the two domains can be integrated seamlessly. Next slide.
ऐसा बैलेंस को अलग अलग बैलेंस करने के बजाय, दोनों वर्क एंड लाइफ को अलग करने के बजाय एक दूसरे के सामने पीछे लगा दो, किसी को सामने रखो किसी को पीछे रखो, कभी ये सामने होगा कभी वो पीछे होगा, इससे लाइफ बैलेंस होगी, दोनों इंटीग्रेट हो गए. These are all the theories of the West. I am not discussing, I am just telling you what they are telling. My final conclusion will be in the last. Next. So in fact, work-life integration may fuel the sense of imbalance, and even more because employees feel as if they have to be always on. This is a negative point for this integration. Next. So unlocking energy with purpose. Now एक अलग कॉन्सेप्ट है. उन्हें बोलता है कि वर्क के साथ आप एक पर्पस लगा दो तो आपको इंटरेस्ट आएगा उसके अंदर. वैसे ही हर चीज के साथ एक पर्पस रहना चाहिए. बगैर पर्पस के आप करेंगे तो इंटरेस्ट नहीं रहेगा वर्क के अंदर. That's what he says. The workforce is now shifting with more focus on meaningful work. Measurements of workforce productivity and growth are subject to new inputs like purpose, creativity, engagement, presence. Removing balance or integration from the equation and focusing on how we spend our energy instead of time and can help lessen these tensions. Next. So how do we maintain and even increase our energy throughout the day? Simply because you have a purpose. Purpose का मतलब क्या है कि आपका एक है कि मैं CEO बनना है. अब CEO बनना है तो कितनी मेहनत करना है? Just imagine. Lot of our Indians are the CEOs of very top companies in USA. So they have dedicated their life. So that is the purpose. Next. See, in this case is energy. Energy increases when the sense of purpose increases. अगर आपका मकसद सामने है तो एनर्जी खुद ब खुद बढ़ जाती. आप 6 घंटे के बजाय 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे आप अपने पर्पस के मकसद के लिहाज से आप काम करते. दिस इज वन कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट. So defining work balance is in the future can look like a worker and their employer sharing a belief that purpose at work and in life is paramount. Next slide. Quiet quitting means there are many people in the West after the COVID, slowly they are quitting their jobs. Slowly they are reducing their work from 8 to 10 hours a work to 6 hours a work and giving more time to the family. This is a concept in the West now. Quiet quitting. बोलते ही जो लोग कि हम कितना छोड़ रहे हैं, आधा घंटा, they work for hourly basis. तो अपने 9 hours, 8 hours से लेके 6 hours पे आ गए, ज्यादा टाइम फैमिली को दे रहे हैं. Next. So work is worship to some. Work is life philosophy to others. Work is a reason to live for some. Work is a means to a salary to others. Work is a shot at making it big for others. Next. The ultimate test of whether you are enjoying that you are doing at work rest is in whether you are happy to get up in the morning and go to work, particularly on Monday. If on the other hand, you just don't want to get out of bed on a working day, something is surely wrong. Next. So the key question to ask is whether you are in a rat race, or are you in a horse race, or are you in a Jallikattu. This is a Tamil Nadu game which was banned by the Supreme Court. Humans are fighting with the bull. Okay, so that's what the example given. Okay, you are working in a corporate hospital, or a corporate IT industry. Next. Now you see what the people say about the work-life balance. Work-life balance is a scam. Work-life balance, people, is a fraud. Work-life balance is a hoax. Why work-life balance is the wrong idea. The push of work-life balance is fatally flawed. Work-life balance is faulty metaphor. Next. The futile rant about stress and work-life balance. There is no work-life balance at all. It's just life. The shame of failing at work-life balance. I hate the term work-life balance. The futile rant about stress and work balance. Rethinking work balance. Next. Why work balance is a wrong goal. Work-life balance is a bad concept that ignores the real. Work-life balance is a lie. The dishonest myth of work-life balance. Enough with the work-life balance myth. Work-life balance is a false idol. Work-life balance is a wrong goal. My problem with the phrase work-life balance, generalized. Next. Work-life balance is nonsense.
The traditional concept of the so-called work-life balance creates a false dichotomy between the work and personal life, pitting the two against each other. Work-life balance is dead. Long live life-work harmony. Next. These are all. So many, hundreds, thousands and millions. Next. The only balance you will find is the amount of pro and con. जो लोग वर्क बैलेंस करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहते हैं, इन लोगों में डेफिनेट देयर इज अ बैलेंस. Pros and cons में there is a balance. Millions of articles this side, millions of articles this side. So what's the idea? What's the deal? Here are 4 arguments against and 4 arguments in favor of the work-life balance theory. Next. ये किसी की एक थ्योरी है, वो भी आप देख लीजिए. We are never in balance. Next slide. If we would reach the perfect life balance, we would be unhappy. The constant search for the perfect life-work balance is a very frustrating endeavor. Next. The idea of maintaining a life-work balance is simply not a functional concept. Work-life balance, according to Meghan, we are already past that. So let us all become leaders, leave to work and change the world right. World right. Next. A pro argument है. If you don't balance work with the rest of your life, you will miss it. But that is just the essence of the whole argumentation. Next slide. Money does not make you happier. ज़्यादा काम करने से फायदा नहीं. More free time means more social interactions. ज़्यादा काम मत करो. Next. Free time makes room for creativity. Your health will thank you if you work less. Next. So the conclusion. Work and life are becoming one thing. Mobile devices enable you to work from anywhere at any time, even on vacation. Workation. Working on vacation. Online vacation. Many of the radiologists, they are reporting while on vacation through online. So there is no work, there is no vacation. But there is a concept is there. Workation is a concept. Next. So 10 दिन गुजर गए. 10 दिन के बाद मैं सोचा कि क्या करना चाहिए. इतने करोड़ आर्टिकल्स है, इसमें से मैं कैसे जस्टिफाई करूंगा. डॉक्टर शाहजहां तो टॉपिक दे दिए, अब मेरे को तो जस्टिफाई करना है. Then I messaged to Mufti Abu Bakr Sahab, who wrote a book. और साहब ये ऐसा है वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करना चाहिए. He messaged me, voice messaged me one sentence. एतदाल डॉक्टर साहब, जो वाजिब है वो तो करना है, जो वाजिब है वो करना है. 28 करोड़ आर्टिकल्स, so many discussions, इंटरनेट पे बेहिसाब डिस्कशंस, उसका सिर्फ जवाब एतदाल. एक वर्ड. इस्लाम हैज सॉल्व्ड द प्रॉब्लम. सिर्फ एक वर्ड, एतदाल. एतदाल डॉक्टर साहब, माई प्रॉब्लम सॉल्व. मैं 10 दिन तक का मेरे को ख्याल तक नहीं गया कि व्हाट इस्लाम सेज अबाउट द. 10 दिन के बाद मैं मैसेज करा. नेक्स्ट स्लाइड. देन आई केम अबाउट दिस साइट. दिस इज एक्सेलेंट साइट. This is Baraka Effect webinar series part 1, life work balance, work life balance from a prophetic perspective. मैं उसकी प्रिंट आउट भी लिया हूं. इसका आपको प्रिंट आउट मिलेगा, बाहर पैम्फलेट है और उसके चार्ट्स भी है, आप जरूर ले जाइए. You will be amazed. I'll tell you, you will be amazed. Next. Mastering work-life balance, eye-opening lessons from Quran and Hadith of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam by Muhammad Fariz. Amazing person in the West. He conducts workshops, the whole day, 1 day workshops. And his company is the Productive Muslim Company. productivemuslim.com. Next. Balance with the Quran. एक आयत. अल्लाह तदगो फिल मीज़ान. मसला हल हो गया. इत्दाल आ गया. अल्लाह तदगो फिल मीज़ान वक़ीमुल वज़न बिल क़िस्ति वला तुक़सिरुल मीज़ान. So what you too never violate balance in your life. Therefore, establish balance in the society, in absolute justice, and never belittle the scale of justice in the community and in all your transactions with our own self and with others. Next.
ये एक और एक आयत है सूरह बकरा की 243, वज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता। इसका सैयद खुतूब ने ये इसका तर्जुमा किया है, मुस्लिम्स आर पीपल ऑफ द मिडल एंड जस्ट एज वेल एज द विटनेस ओवर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। उम्मतन वसतन is a human being who can take a neutral stance without siding with one particular party. Criteria is balance in thoughts and feelings, balance in rules and compatibility in life, balance in the relationship, balance in place, balance in time. Next. 3 key lessons from the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace and blessings upon him, that help solve the above challenges. जो 5 challenges थे, शुरू में 5 challenges जो बोला था, वो कैसे solve? Next. ये हदीस है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। किसी ने आके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि एक शख्स है अपने साथियों में से, एक सहाबी है जो रात तमाम इबादत करते हैं और दिन में रोजा रहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, मेरे पास अगर कोई ऐसी बात होती तो मैं क्या करता था? ये बोलता था कि अच्छा ठीक है, ऐसा कर रहे क्या हो, सही है, तो जाके बोल दो मैं बोल रहा हूं, ऐसा मत करो। सिंपल होगी बात, उम्मत तक बात पहुंच जाती थी, वो काम करना छोड़ देते थे। हुजूर साहब ने वैसा नहीं किया। हुजूर साहब खामोश बैठ गए। उसके बाद वो शख्स वो सहाबी के घर पे गए। वो सहाबी के घर पे जाके उसको बोले कि मैं सुना कि तुम रात तमाम इबादत करते हो और दिन में रोजा रहते हो। सरकार हाँ मैं ऐसा करता हूं। तो बोले कि देखो तुम्हारी आंख का भी तुम्हारे पे हक है, तुम्हारी हाथ का भी तुम्हारे पे हक है, तुम्हारे पैरों का भी तुम्हारे हक है, तुम्हारी बीवी बच्चों का हक है। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। You imagine the message he has given just visiting to ummati, visiting his home and advising him. This is the hadith. Next. The key lesson from us here is that instead of thinking of work-life balance in terms of what others expect from us, we should think of work-life balance in terms of fulfilling rights. The rights of our body, the rights of our mind, the rights of our families, the rights of our friends, of course, and the rights of our workplaces. Next. Be a shepherd in every role. ये दूसरी हदीस है, सिंपल एक सेंटेंस। Be a shepherd in every role. शेपर्ड चरवाहा, चरवाहे का मतलब यह है कि खाली अपनी रिया को, अपनी बकरियों को खाली हिफाजत करना नहीं है, उनकी देखभाल करना है, उनकी सेहत का ख्याल करना है, उनको परवान चढ़ाना है। अगर आप बादशाह हैं तो आपकी रिया जो है वो आपकी रिया है, और अगर आप घर वाले बड़े हैं तो आपके पूरे घर वाले आपके जिम्मेदार हैं, उसके शेपर्ड हैं आप। दिस इज द हदीस। अब क्या करेंगे आप? जिस जगह आप काम कर रहे हैं वहां की उस कंपनी का डेवलपमेंट, उस हॉस्पिटल का डेवलपमेंट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। Development of the department of your hospital where you are working is your responsibility. This hadith says. Next. So if you think about a shepherd, his role is not just to do the bare minimum of keeping the flock alive. His role is to nurture and to grow his flock and make sure they thrive and not just survive. Next. With this concept in mind, the conversation regarding work-life balances again shift away from the subjective, debatable allocation of time, but towards the quality of our time that we spend to nurture and develop those around us and those who have rights upon us. Next hadith. एक बड़ी हदीस है इसकी। ये सारे वो पैम्पलेट पे हैं, आप आराम से घर में बैठ के पढ़ लीजिए। ये हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला के पास 11 औरतें आती और अपने हस्बैंड के बारे में तफसील से बताती। उस दिन एक दिन 11 औरतें एक के बाद आती और तफसील से सुनाती। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते। नेक्स्ट स्लाइड। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर को आते उसके बाद, तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पूरे 11 औरतें, अब उनकी मेमोरी जस्ट इमेजिन, द मेमोरी ऑफ हजरत आयशा रजी इमेंस मेमोरी, एक चीज नहीं भूलते थे वो 11 औरतें जो अपने हस्बैंड्स के बारे में बोली, वो सारे 11 औरतों के किस्से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते रहे। 1 2 3 4 11 खत्म हुआ। 11 खत्म होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, वो आखिरी जो किस्सा सुनाए तुम, वो अबू जरा की जो वालदा सुनाए, अबू जरा के बारे में, मैं वो तुम्हारे वास्ते, मैं वो हूं। ये हदीस के बारे में डिस्कशंस के अंदर ये लिखा है, there are various lessons to learn here,
But a scholar explained that the main point of this story is to show cause how attentive, present, and a good listener the Prophet, peace be upon him, was to his family. This is work-life balance. बेगम साहब सुना रहे हैं और अपने हाथ में फोन है, व्हाट्सएप मैसेजेस देख रहे हैं. She want you to listen. हम घर में वर्क पर हैं, वर्क पे घर में हैं, नमाज में घर में है, घर में नमाज में है. हमारा प्रॉब्लम ये है, अटेंटिव. नेक्स्ट स्लाइड. बी प्रेजेंट ऑलवेज. Today's my message. If you doesn't remember what I have shown you in last 60-70 slides, if you remember this slide, my work is done. Be present always. When you are present, supposed to be working, work. And when you are supposed to be play. It's a weird tightrope you are walking, but it's only when you get your priorities mixed up that things fall apart. एक दूसरे को आप मिलाए, गड़बड़ हो गई, imbalance हो गया. Next slide. So practical tips to be 100% focused. Turn off notifications. Listen to understand, not to reply. Listen to understand, not to reply. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तवज्जो जो बात करता था उसकी तरफ कर देते थे, उसकी बात पूरी तरीके से सुनते थे, पूरी वक्त सुनो आप. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिजी शेड्यूल में 11 गैर इंपॉर्टेंट औरतों के हस्बैंड्स के किस्से बीवी से सुन रहे हैं. कितनी देर हुई होगी, कितने लोग बाहर ठहरे होंगे. उन्होंने सुना. आज सबक मेरे वास्ते है, आज सबक आपके वास्ते है. This is Pomodoro technique. We need to practice on it to get focus. Next. Now, the final, Barakah and its resources. Our mission is to spread Barakah culture globally, the productive Muslim company. He says, you work less and win more. So, the work-life balance becomes easier. जो शुरू में आपको इक्वल स्टोर्स थे और बोले थे कि सक्सेस नहीं है उसमें सक्सेस आएगी कब? बरका से. बरका इज ए फॉरगॉटन कॉन्सेप्ट ऑफ ए मुस्लिम कम्युनिटी. नेक्स्ट. व्हाट इज बरका? If we were to look for an Islamic definition of production, it can probably be summarized in the world of barakah, or blessing being able to achieve more and with few resources. Achieve more with few resources. Doing much in little time and generating a lot with little effort is surely a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. Yet barakah has somehow become a lost treasure these days. Everyone's looking for it, but no one seems to be finding it. You always hear people complaining that there is no barakah in their time, no barakah in their sleep, no barakah in their money, and the rest of it. In this article, we'll solve this mystery, inshallah. We'll find out what barakah is and where you can find it. Next. The word barakah essentially has three meanings. The first of them, when we say barakah, we mean that it suggests growth and increase. Barakah means जो है उसमें growth होगी और increase होगा वो, right? When something has barakah, it grows and it increases above and beyond expectation. The second suggestion of the meaning of barakah is when they say, वो एक word है कुरान का, अरबी का, means दमा मतरूहा, when rain keeps on coming and it keeps on coming. It means continuous raining. It means continuity is a part of the meaning of barakah. एक चीज आपके पास आएगी, बढ़ेगी और continuous रहेगी. Next. So the first meaning was barakah was increased beyond expectation. The second of barakah is something that continues, and the final meaning of the barakah is something that remains in its place. Increase होगी, continue रहेगी, आपके पास हमेशा रहेगी. Next. Next slide. Next slide. So, last slide. So most definitions come down to things like abundant, flowing, positive and divine energy that enters a thing, a tangible, intangible that works in mysterious ways beyond logic to create an effect. Some scholars describe it as a hidden soldier of the soul, meaning Allah sends barakah into something like one of his soldiers, so it might enter your time, your family, your laptop, your sleep, your food, and it does some kind of a spiritual chemical reaction there that leads to a benefit of abundance or goodness that's hard to describe. Very difficult to describe.
सिवाय इस्लाम के, सिवाय मुसलमानों के, बरका का लफ्ज किसी और कम्युनिटी में पूरी दुनिया में नहीं है। नेक्स्ट, सो बिफोर बरका हम इक्वल टाइम दे रहे हैं, पूरे चार को इक्वल टाइम दे रहे हैं, और वो आफ्टर बरका, वो ऊपर का जो आ गया वो बरकास की वजह से आ गया इंशाल्लाह। नेक्स्ट, सो दिस इज द चार्ट आई हैव गिवन यू, आई हैव प्रिंटेड इट, हर एक लेकर जाए इंशाल्लाह। तो ये जो 18 सोर्सेस ऑफ बरका है, 18 सोर्सेस है, गुड इंटेंशंस, piety and belief, trust in Allah, read Quran, halal income, follow sunnah, istikhara, grateful, charity, ties of kinship, wake up early, marriage. Next, Bismillah कहना, eating with people, dua, honesty, forgiveness, salah. These are the 18 sources. These are not the only. There are many other, but they have included. This person, Mr. Fariz, has included this 18. Next. A good life, a wholesome life is a reward in this दुनिया। बरका के साथ जो होगा वो ये होगा कि हयातुन तय्यबा मिलेगी, हयातुन तय्यबा मिलेगी। नेक्स्ट, good life attained by the balanced satisfaction of both the material and the spiritual needs of human personality. It does not mean good life as in the materialistic Western culture which overemphasizes fun, wealth, women, wine. ये नहीं होगा। हयातुन तय्यबा में ये चीजें नहीं होगी, लेकिन हयातुन तय्यबा होगी। हयातुन तय्यबा मतलब बरकत वाली जिंदगी, सुकून, चैन, इत्मीनान वाली जिंदगी, थोड़े में बरकत होगी। नेक्स्ट, इफ Shahnawaz give me time, I'll show some more slides for the medical students if they are here. If they are not here, then I'll finish up. I'll stop. It's better. So these few slides are for the medical students. Next, in the three, every doctor and every medical student should have three qualities: able, affable, and available. Able, affable, and available. Available is often the easiest to perfect. Able होना not easy. Affable means अच्छी बात करना, नरमी से बात करना पेशेंट के साथ। ये तीन क्वालिटीज फिजिशियन में होना जरूरी है, और जिसमें अवेलेबिलिटी इज ऑल्सो देयर। इसमें तीनों में परफेक्शन होना है। नेक्स्ट, टिप्स फॉर अचीविंग वर्क लाइफ बैलेंस। सेवरल फैक्टर्स कैन बी ऑप्टिमाइज्ड टू हेल्प फिजिशियंस अचीव ए सेंस ऑफ बैलेंस बिटवीन देयर वर्क एंड पर्सनल लाइफ। नेक्स्ट, ये 4 बर्नर्स थ्योरी है फॉर ए पोस्ट ग्रेजुएट। जिससे अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट के लिए वो 3 के में कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी है, ताकि आपका पीजी सही तरीके से हो सके और नॉलेज आ सके। ये 3 को छोड़ देना है, ये 3 को छोड़ेंगे तो आपका पीजी सही होगा। नेक्स्ट, और सक्सेस आएगी ये 3 को छोड़ने से। नेक्स्ट, या मिनिमम रखने से। लास्ट स्लाइड प्लीज। या मिनिमम रखने से, मिनिमम। नेक्स्ट, देन फॉर द डॉक्टर्स they have to minimize this. Next, finding meaning in your work should also take into account family needs and aligning your own needs with those of your organization. Next, define purpose, manage time with intention, नियतें अच्छी रखें अपनी। Next, prioritize what matters, आप प्रायोरिटाइज करिए। सारा दिन का प्रोग्राम आप सुबह बना लीजिए, बल्कि 1 हफ्ते का प्रोग्राम पहले से बना लीजिए प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स के लिए। नेक्स्ट, सेट बाउंड्रीज कि भाई मैं इतना प्रैक्टिस करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। मीन्स दे शुड नॉट बी ग्रीड। नेक्स्ट, then the conclusion is, as there is currently no set standard for an appropriate work-life balance equation, what constitutes this at times elusive concept depends entirely on personal needs, preferences, and priorities. Although there are several methods for achieving a more harmonious balance between professional and personal lives, only solution is i'tidal with barakah. Next, thank you. We at रहनुमा नो जहां आरा, और हो अगर खुद निगर और खुद गर और खुद गिर खुदी, हो अगर खुद निगर और खुद गर और खुद गिर जिंदगी, मुमकिन है कि तू मौत से भी न मर सके। सोसाइटी वालों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस वोट ऑफ थैंक्स के लिए यहाँ पर बुलाया। सबसे पहले रहनुमा जिस काम को दो ही मिनट लूँगा क्योंकि अभी काफ़ी वक्त हुआ है।
रहनुमा जिस काम को लेकर चल रहा है उसका इम्पोर्टेंस जब हम वो लोगों के टच में आते हैं जिनको हम स्कॉलरशिप देते हैं, क्योंकि मेरे जो पार्टनर है डॉक्टर सज्जाद, वो प्रेसिडेंट होने की वजह से तकरीबन लोग हमारे सह्याद्री पर आते हैं उनसे मिलने, और हम वो जो स्कॉलरशिप की बात करते हैं तो ऐसे उसमें हमको एक्सपीरियंस आए। एक छोटा सा एक्सपीरियंस एक बच्ची का मैं बताना चाहूँगा कि एक मुझे लगता 2-3 महीने पहले की बात है, अपने उमा ग्रुप पे भी मैं डाला था बाद में। वो लड़की फर्स्ट ईयर BHMS में थी। उसकी जो फीस थी स्टार्टिंग की, एक स्टूडेंट्स को एक लिमिटेड जो हम अलॉट करते हैं रहनुमा की तरफ से, वो दी गई थी और उसको उसके कोर्स में 1 साल हो गया था एंड अभी उसको एग्जाम में अपेयर होना था और उसकी कुछ फीस बची हुई थी। अब चूंकि थोड़ा सा सोशल वर्क में मेरा काम होने की वजह से किसी ने वो बच्ची को मेरे पास रेफर किया, तो मैं नेचुरली ऊपर उनसे कहा कि डॉक्टर सज्जाद से मिल ले। जब वो सज्जाद से मिली तो डॉक्टर सज्जाद ने कहा कि सर ऑलरेडी हम इनको ये साल की फीस दे चुके हैं और हमारे जो रूल्स है और हमारे जो कंस्ट्रेंट्स है उसकी वजह से हम बचा हुआ इनको नहीं दे पाएंगे। वो लड़की वापस मेरे पास आई तो उसकी जो आवाज़ थी और उसमें जो एक कपकपाहट थी, एक डर था, और उसका जो एक बेसहारापन था उसमें ना, मतलब आप अगर वो लोगों को मिलेंगे ना, और जिन लोगों के परेशानियां जो जेन्युइनली कुछ लाइफ में करना चाहते और अल्लाह हमको उनका ज़रिया बना रहा है, तो अल्लाह इसका अजर हमको बहुत बड़े मतलब पैमाने पर देगा इंशाल्लाह। तो उस बच्ची से जब मैं बात किया ना, तो वो बच्ची कह रही थी कि सर मेरे 4 सिस्टर्स है और वो मेरे से छोटे हैं, तो आप चाहेंगे तो ये फीस के लिए अगर आपके पास कुछ काम होगा तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ। मेरा कोर्स करके मैं आऊँगी और वो काम करूँगी। और ये कहते कहते उसकी मम्मी भी उसके साथ में थी। 5 बहनों में सबसे बड़ी वो BHMS जो कर रही थी वो लड़की, जो 4 छोटी बहनें, और अनफॉर्चुनेटली उनके वालिद ने उनको बेसहारा छोड़ दिए थे। अब उनका देखने वाला कोई नहीं था। मैंने हमारा उमा ग्रुप पे मैसेज डाला और अल्हम्दुलिल्लाह उसी दिन बहुत सारे लोगों ने मेरे को पर्सनल मैसेज करके और मेरे पास तो पैसे भिजवा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़्यादा पैसे आए कि फिर बाद में हमको वापस वो रहनुमा में डाल के दूसरे स्टूडेंट्स के लिए यूज़ करना पड़े। तो मैं आपको ये इतने एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं हमको, और ये जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं ये बहुत पुअर, नीडी और डाउन ट्रॉडन फैमिली से हैं। आए दिन हम पढ़ रहे हैं कि रिक्शे वाले की बच्ची कोई IAS बन रही है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रही है, कोई डॉक्टर बन रही है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस बार काफ़ी अच्छा लोगों का ताउन रहा, काफ़ी अच्छा कलेक्शन रहा, उसकी वजह से हम काफ़ी लोगों तक पहुँच भी पाए। इस बार भी हमारे छोटे छोटे डोनेशंस, हम अगर एक बार होटल में गए खाना खाने के लिए 2-5 लोगों को लेकर, हमारे घर वालों को लेकर, तो 4-5 हज़ार का, 7-8 हज़ार का बिल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हम लोगों ने साल में से 1-1, 2-2 खाने के पैसे भी अगर ये चीज़ के लिए डोनेट किए तो ये बहुत बड़ी रकम में तब्दील होंगी और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम आगे लेकर जाने में और आसानी होगी और इंशाल्लाह इस काम को हम और बड़े लेवल पे लेकर जाएंगे। ये 3 साल हुए, ये 4था साल है और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको, आपके रिश्तेदारों को, जो आपके नोन है, जो असरदार लोग हैं, उन तक हमारा ये काम पहुँचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ताउन करके, डोनेट करके इस काम को आगे बढ़ाइए। हैदराबाद से आए डॉक्टर मतीन साहब रेडियोलॉजिस्ट जो है और हमारे डॉक्टर दूसरे मतीन साहब जो पल्मोलॉजिस्ट हैं, उनके साथी डॉक्टर अयाज साहब हमारे बडिंग रेडियोलॉजिस्ट। मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि फ्लाइट कैंसिलेशन के बावजूद भी
ये रात भर का सफर तय करके आए, कल दिन भर ये जमात के काम में रहे, जुड़े रहे, बिल्कुल आराम नहीं किया और आज भी उनका काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल है। अभी जाकर उनको एक लॉयर्स का जोड़ है, उसमें भी मौजूद रहना है। तो मैं हमारे हैदराबाद से आए हुए सभी गेस्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इतने सारे परेशानियों के बावजूद दे मेड श्योर कि वो इस प्रोग्राम को अटेंड कर सके। यहाँ पर डायस पे बैठे सभी चीफ गेस्ट का और यहाँ पर आए तमाम हमारे सीनियर्स, हमारे कलीग्स, हमारे दोस्त, हमारी सिस्टर्स, इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इसी शुक्रिया अदा के साथ मैं ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ ऐसा ऐलान करता हूँ। और 5 मिनट क्या है, खाने का है? रोटियां बन रही है तो 5 मिनट कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा